नाज़रीन, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं कि ऑल आउट वॉर जो है वो हम देख रहे हैं और आज हम छठे दिन के दर्जे दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, हम आपसे हमेशा ये कहते रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद से लेकर के इजराइल बनाने के लिए उन्होंने 2 आलमी जंगें जब वो शुरू की हैं और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए वो तीसरी आलमी जंग छेड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और आज हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इजराइल की जानिब से एक तीसरी आलमी जंग जो है वो OIC वर्ल्ड पर लॉन्च कर दी गई है। देखिए, बात यह है कि इजराइल ने चाइना पर जाकर जंग लॉन्च नहीं करनी है, इजराइल ने जाकर रशिया पर जंग लॉन्च नहीं करनी है। ग्रेटर इजराइल बनाने में चाइना और रशिया रुकावट नहीं है, OIC वर्ल्ड रुकावट है। उन्होंने चाइना और रशिया के लैंड्स के ऊपर जो है वो ग्रेटर इजराइल नहीं बनाना है, OIC अरब लैंड के ऊपर जब उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाना है तो OIC वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने एक आलमी जंग का आगाज कर दिया। अब अगर आज से पहले हम ये बात करते थे तो कुछ जब इसको एक कंस्पायरेसी थ्योरी कहकर जब वो रद्द कर दिया करते थे कि नहीं ये आज की 21वीं सदी में आप कैसी पुरानी बातें कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जो ये सारा कुछ कर रहे हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं और वो इसी डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। और माइक हॉकबे की जो इंटरव्यू था उसके बाद कोई शक किसी को रहना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी गफलत दिखाई गई। और अभी तो आप देखिए अमेरिकी मीडिया की आज भरमार है उन रिपोर्ट्स की जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि कैसे इन जंगों को क्रूसेड वॉर्स करार दिया जा रहा है। जो पैटी हेजिसन साहब हैं, पेंटागन जो चीफ है, वो बता रहा है कि ये क्रूसेड वॉर जब हमने लॉन्च कर दिया और ये आर्मेगाडॉन है। आर्मेगाडॉन उस जंग के यानी ये इनके जो इनका नजरिया है उसमें यह है कि आर्मेगाडॉन एक दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी और उसके बाद जीसस जब वो आएंगे, जो इनका सारा मामला है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो जंग लॉन्च कर दी है और OIC वर्ल्ड के ऊपर ये जंग जब लॉन्च की गई है। अच्छा, अब मैं पूरा OIC वर्ल्ड का नक्शा आपके सामने, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इसका पूरा नक्शा मैं आपके सामने खींचने जा रहा हूं कि तमाम OIC ममालिक को कैसे ड्रैग किया जा रहा है और उनकी हड्डी पसली तोड़ना इनका बुनियादी मकसद है कि वो लड़ लड़ कर और उन पर बम गिरा गिरा कर उनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो किसी जोगे ना रहे, वो इजराइल के रास्ते में कोई रुकावट ना डाल सके, ठीक है ना। जो OIC वर्ल्ड की बड़ी ताकतें हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं ना, तो उन सबको ड्रैग किया जा रहा है और उन सबको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, अमेरिका के लिए एज अ सुपर पावर ये डिसाइसिव वॉर है। डिसाइसिव वॉर इस तरह से कि अगर अमेरिका इस जंग में शिकस्त खाता है तो फिर उसका सुपर पावर स्टेटस जब वो खत्म हो जाएगा, उसको ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकाना पड़ेगी और इसके बहुत बड़े असरात अमेरिकी सियासत के ऊपर भी आएंगे और अमेरिका दोबारा इस तरह से इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो जाकर जब कोई जंग लॉन्च कर सके, बहुत ये कमजोर पड़ जाएगा और एक ओनली सुपर पावर का स्टेटस इसका खत्म हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है। तो जिस जंग में ट्रंप ने अपने आप को धकेला है और ज़ायनिस्टों की उस ट्रैप के अंदर आ गया है, तो ये एक डिसाइसिव वॉर है फॉर अमेरिका। अगर वो इसमें अपने अहदाफ का हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ईरान आगे से रिटेलिएट नहीं कर पाता विद इन डेज। वैसे जो इजरायली मीडिया की अभी खबर आ रही है, इन्होंने ये कहा कि 24 घंटों के अंदर ईरान के मिसाइल और ड्रोन खत्म हो जाएंगे और ये रिटेलिएट नहीं कर सकेगा। वो तो पता चल जाएगा 24 घंटों में ईरान कर सकता है, यानी वो तो अमलन फिर सारा सब कुछ जब सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ट्रंप कामयाब हो जाता है, अमेरिका कामयाब हो जाता है, तो फिर नेतन्याहू और ट्रंप बैठकर मिडिल ईस्ट का सारा मैप जो है वो रीड्रॉ करेंगे, बॉर्डर्स भी रीडिफाइन किए जाएंगे, सबकी जो हैसियत है और सबके ऊपर जो फॉरेन पॉलिसी है वो तल अवीव जब वो बैठकर चलाएगा और इजराइल बताएगा कि लेबनान में उनका बॉर्डर कहां तक जाता है, सीरिया में उनका बॉर्डर कहां तक जाता है, जॉर्डन में कहां तक जाता है और मिस्र में कहां तक जाता है। गल्फ की जो सबसे बड़ी गलती है और बाकियों की भी है कि वो इनके असली अज़ाम को नहीं समझ सके। यानी वो जो नॉर्मलाइजेशन हुई, जो अब्राहम अकॉर्ड हुए, जो इनको बताया गया कि नहीं हम मिलजुल कर रहेंगे और आगे चलकर 2 स्टेट होगा, ये इनका सबसे बड़ा धोखा था। और अगर आप नोट करें तो ईरान रेजिस्टेंस इनको बार बार ये बताते रहे कि इनका असल मकसद जो ग्रेटर इजराइल है ये आपको वक्ती तौर पर इंगेज कर रहे हैं अमन के नाम के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन ये अल्टीमेटली सबके खिलाफ आएंगे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने आज तक अपने बॉर्डर्स डिफाइन नहीं किए। क्या मकसद है पीछे? एक मुल्क है, अपने आप को मुल्क कहता है, उसके बॉर्डर डिफाइन नहीं। दुनिया का एक कंट्री बताइए जिसके अपने बॉर्डर्स डिफाइन नहीं है। इजराइल के बॉर्डर्स डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? तो आप उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते रहे, आप कहते नहीं है हम 21वीं सदी की दुनिया में आ चुके हैं, आज ये सब बातें इररिलेवेंट है, तो आप कहते रहे। आपके कहने से क्या होता है? जिनके पास ताकत है वो क्या वर्ल्ड व्यू रखते हैं, उनके अज़ाम क्या है, ये मैटर करता है। अच्छा, तो अब इस वक्त ईरान के ऊपर बड़ी खौफनाक जो बमबारी है वो की जा रही है। कारपेट बॉम्बिंग इजराइल की जानिब से की गई है। यानी कारपेट बॉम्बिंग एक इस तरह है कि जिसमें बस बम गिरा दिए जाते हैं, उसमें फिर टारगेट नहीं देखा जाता। काबुल में और बगदाद के अंदर कारपेट बॉम्बिंग जब वो की गई थी, यानी कि आसमान से बम बरस रहा होता है, जैसे कारपेट कवर कर लेता है ना हर चीज को, तो इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग एक इस तरह है कि मिसाल के तौर पर तेहरान पे इस वक्त हो रही है, तो तेहरान पे इनडिस्क्रिमिनेटिंग बॉम्बिंग हो रही है कि ये नहीं कि ये किस जगह पर बम जाकर गिर रहा है। गजा पर भी कारपेट बॉम्बिंग हुई है कि आगे जाकर मिसाइल अस्पताल पर गिरेगा, स्कूल पर गिरेगा, UN बिल्डिंग पर गिरेगा, सिविलियन के टेंट्स पर गिरेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने कारपेट बॉम्बिंग कहां देखी? इधर काबुल में देखी, बगदाद में देखी और अब हम जो है वो तेहरान के अंदर देख रहे हैं और भी बहुत सारी जगहों पर हुई है। तो बड़े रुथलेस तरीकाकार वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है,
ईरान जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, ये उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स था कि भाई ईरान इतना कैसे रिटेलिएट कर लेगा, ईरान को इतना कैसे नुकसान पहुंचा देगा। तो वो शिद्दत और बढ़ा रहे हैं, वो जुल्म और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और अब वो जो अगला रूथलेस टूल इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दिया है, वो है कुर्द फैक्टर। अभी शहरी के करीब तकरीबन ये खबर आई और फॉक्स न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दी कि, यानी आज सुबह शहरी के टाइम ये खबर आई है और फॉक्स न्यूज ने ये खबर दी कि हजारों जो कुर्द हैं उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान पर, जो इराकी कुर्द है। ईरान और इराक का जो बॉर्डर है उसमें एक रीजन है इराकी कुर्दिस्तान। ये इराक वॉर के बाद इराक को जो कई हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उसमें इराकी कुर्दिस्तान एक ऑटोनोमस रीजन है जिसमें कुर्द रहते हैं और उनकी फिर एक हुकूमत भी वहां पर कायम है। और वो अमेरिका और इसराइल सारा उनकी मर्जी के साथ। तो ये इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी फैसिलिटीज हैं और सारा ये इनको सपोर्ट करते हैं। तो इराकी जो इराक में बैठे हुए कुर्द हैं उनको कहा गया है कि आप लॉन्च करें अटैक ईरान के ऊपर। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ है कि ट्रंप ने डायरेक्टली जो कुर्दिश लीडरशिप है उसके साथ डायरेक्टली कई फोन कॉल किए, जो शाम के कुर्द हैं, जो इराक के कुर्द हैं और जो ईरान के कुर्द हैं। यानी इराक के बॉर्डर की तरफ, इराक की तरफ भी तो कुर्द बैठे हुए ना, तो जो ईरान का बॉर्डर है उसकी दूसरी तरफ भी कुर्द ही बैठे हुए हैं। अच्छा, जो ईरान वाले कुर्द हैं वो किसी चीज में शामिल नहीं है, बिल्कुल किसी चीज में शामिल नहीं। शाम वाले तो है ना जिसको आप एसडीएफ कहते हैं, या इराक वाले हैं जिसको आप ये इराकी ये कुर्दिस्तान है। ईरान वाले नाम की कोई सेपरेटिस्ट कोई मुहिम है, कोई उनकी तंजीम नहीं है, कोई उनका सेपरेटिस्ट इरादा नहीं है। उनको भी ट्रंप ने कॉल किया। अच्छा, तो उनको कहा है कि भाई हमला लॉन्च कर दो। और वो अब चूंकि इनसे संभाला नहीं जा रहा मामला, क्योंकि मामला जो है वो निकल रहे हैं इनके हाथों से और डैमेज इनको बहुत हो रहा है। अभी एक और F-15 गिराने की खबर जब सामने आ रही है, ईरान ने इनका एक और F-15, इतनी बड़ी हजीमत है, ये उनका मोस्ट एडवांस तैयारा है। पहले कहा जी ये हमारा ऐसे ही गिर गया फ्रेंडली फायर से, तो अब एक और F-15 जब ईरान ने गिरा दिया, ये खबर सामने आ रही है। और जो IRGC है उन्होंने कहा है ट्रंप ने कल बयान दिया ना कि अभी बहुत जल्द हमारे जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एस्कॉर्ट करेगी जहाजों को। हमारी नेवी जा रही है और बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा रही है। तो IRGC की थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट आई है कि आ जाओ, खुलवाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आ जाओ, खोलो और बताओ। हमें चैलेंज दिया ट्रंप को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है, आ जाओ। तो ये यानी कि ईरान की विल, ईरान का रिस्पॉन्स, ईरान का डैमेज जो इनको हो रहा है, मुसलसल इसराइल के ऊपर बमबारी हो रही है, मुसलसल इसराइल के ऊपर मिसाइल बरस रहे हैं, इनके अड्डों के ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं और जो है वो इनको लार्जेस्ट यहां से विड्रॉल करना पड़ा है, फिर ये वाली हजीमत। तो इसलिए ये रुथलेस। और फिर आप देखिए इत्तेहादी स्पेन को आप जरा दाद दीजिए। स्पेन जिस तरह से खड़ा हुआ है फॉर पैलेस्टीनियंस एंड फॉर नाउ। स्पेन को कहा ट्रंप ने जनाब अली मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, और उसके बाद जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने कहा कि स्पेन जब वो मान गया है और वो अब हमें फौजी मदद देगा, उसकी फौरी बात जो है वो स्पेन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। स्पेन ने कहा है थोड़ी देर पहले कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम फौजी बेसिस दें, हम जहां पर खड़े थे हम 1 इंच भी उससे नहीं हटे। तो ये हर दर्जे के ऊपर हजीमत जो उनको हो रही है। तो अब वो ये सारा यानी कि कुर्दों को अटैक करवा दो, ये कर दो। अच्छा, ये खबर फॉक्स न्यूज ने दे दी कि कुर्दों ने, थाउजेंड्स ऑफ कुर्द ने अटैक लॉन्च कर दिया। उसके फौरी बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो इराकी कुर्दिस्तान की लीडरशिप है जिसको ट्रंप का फोन गया था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फोन किया और इराकी जो लीडरशिप है उसने कहा कि हम बिल्कुल ईरान पर अटैक लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम ईरान पर अटैक लॉन्च नहीं करेंगे। फॉक्स न्यूज की खबर यह है और फिर बाकी मीडिया ने सबने चलाई, रॉयटर्स ये वो सब, कि हमला हो चुका है। अच्छा, तो अभी उसको, इस खबर को काफी घंटे हो गए हैं, तो अभी तक हमला ईरान पर नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी मुकम्मल है कि कुर्दों से जो हमला है वो करवाया जाए। अब मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि पूरी OIC वर्ल्ड पर ये एक आलमी जंग है जो नेतन्याहू ने लॉन्च किया। ये ज़ायनिस्टों ने एक आलमी जंग है जो OIC वर्ल्ड पर लॉन्च किया, बिला वजह बात नहीं कर रहे हैं। ये सब अब हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप भी देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले क्या खबर सामने आ रही है कि इथियोपिया ने सूडान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इथियोपिया और सूडान के अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन अभी इथियोपिया से कौन होकर आ रहा है? इसराइल का सदर होकर आ रहा है। इस जंग के शुरू होने से एक हफ्ता कबल इसराइली सदर इथियोपिया में था, और उससे पहले उर्दगान इथियोपिया में थे और इथियोपिया को वार्न करके आए हैं कि ये जो सोमालीलैंड और ये सारा खेल खेल रहे हो ना, ये मुनासिब नहीं और ये नहीं चलने देंगे हम। तो उससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इथियोपिया गए। तो इन दोनों विजिट के बाद आखिर में इसराइली सदर गया है, क्योंकि इसराइल का प्रेशर और एक गल्फ मुल्क का प्रेशर था इथियोपिया पर कि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करो। तो इथियोपिया ने, जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं सूडान से, और सूडान जो ऑलरेडी हालत जंग में है, और अब वहां पर यह हो रहा था कि जो फतह अल बुरहान है, जिनको सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, ये सारे मुल्क सपोर्ट करते हैं, उनकी जो कंट्रोल है वो हो रहा था, यानी जंग थमने वाली थी सूडान के अंदर। तो इथियोपिया ने मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर दी, ये अभी खबर सामने आई। तो यानी अफ्रीकी जो OIC ममालिक हैं वो भी जंगों में ड्रैग हो रहे हैं। अब पूरी OIC का नक्शा हम आपके सामने रख रहे हैं कि उसके ऊपर मकसद यह है कि सबको ड्रैग करो, सबको आपस में भी लड़वाओ, और हम भी जाकर बम गिराएं, इनकी हड्डी पसली तोड़ दें। देखें, पिछली सदी में पहली आलमी जंग में OIC वर्ल्ड के ऊपर पहला वाकया यह हुआ है कि आलमी सतह के ऊपर उनको शिकस्त हुई और वो आलमी सतह के ऊपर अपनी हैसियत खो बैठे थे। अब देखना, कोई वीटो नहीं है किसी OIC मुल्क के पास, तो आलमी जो फैसला साजी है उसमें से OIC माइनस हो गई थी। OIC वर्ल्ड जो है किसी के पास कोई हैसियत नहीं थी आलमी सतह के वाकयात में। अब दोबारा से OIC सर उठा रही है, आलमी सियासत में उनका असर और रसूख नजर आ रहा है। दुनिया, यूक्रेन की जंग के फैसले कहां पर हो रहे हैं? बैठकर कहां मामलात हो रहे हैं? गल्फ के अंदर हो रहे हैं, टर्की के अंदर हो रहे हैं, यानी ओवर। फिर यूरोप को इकोनॉमी में ये वो आगे पीछे करके OIC दोबारा मुतहद हो रही है, अपना सर उठा रही है। और अगर आप देखें तो
जो टू स्टेट सोल्यूशन बिल फर्ज, अगर हम टू स्टेट को भी लें तो उसमें भी जो गल्फ है, फ्रांस और गल्फ ने मिलकर, सऊदी अरेबिया ने मिलकर लॉन्च किया ना इनिशिएटिव, जो न्यूयॉर्क के अंदर फिर कॉन्फ्रेंस भी हुई कि फलस्तीनी रियासत बनेगी, और यूरोपियंस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम भी किया। किसकी वजह से किया? इन गल्फ मालिक की वजह से किया, इनकी एफर्ट्स की वजह से। तो गल्फ जो है वो इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पावर है ओआईसी की, और ईरान जो है वो मिलिट्री पावर है ओआईसी की। बेशक इनके आपस में इख्तिलाफात जो भी हैं, लेकिन ओवरऑल ओआईसी में यानी इनके पास कोई मिलिट्री नहीं है, लेकिन इनका जो असर रसूख है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वेस्ट के साथ। तो अब एक और चीज आप नोट करें कि यूरोप मजबूर हुआ गल्फ मालिक की वजह से कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। अभी ट्रंप ने कहा कि मैं F-35 दूंगा सऊदी अरेबिया को, इजराइल को अच्छा नहीं लगा। तो यानी कि वो चूंकि गल्फ भी अपनी हैसियत बढ़ा रहे थे, उनकी हैसियत में इजाफा हो रहा था, तो ये बात इजराइल को पसंद नहीं है, नेतन्याहू को पसंद नहीं है। और ये बात कि अमेरिका कह रहा है कि अब हमारी मजबूरी है कि हम F-35 इनको देंगे, और यूरोपियंस कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि जो है वो हमें फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना है क्योंकि हमें गल्फ के साथ आगे चलना है। तो इस तरह से उन्होंने गल्फ को भी यानी कि डैमेज करने की यहां पर कोशिश की। आप देखें ना, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुसाद जो सारी एक्टिव है। और ईरान पर हमला करने का मतलब ये था कि ये तय था कि ईरान ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना है। देखिए, अमेरिका कभी भी उस मुल्क पर अटैक नहीं करता जिसके मिसाइल या हमला उसके मेन लैंड तक पहुंच सके। ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। वो चाइना रूस पर कभी हमला नहीं करता जिसके मिसाइल वहां तक पहुंच सके। अभी नॉर्थ कोरिया पर भी नहीं कर रहा। तो अगर उसने गल्फ मालिक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी, तो जो नेशनल सिक्योरिटी वो अपने लिए समझता है, यही नेशनल सिक्योरिटी वो गल्फ के लिए क्यों नहीं समझता है कि किसी ऐसे मुल्क पर अटैक ना किया जाए जिसके मिसाइल गल्फ तक पहुंच सके। और जब वो मुल्क बार बार वार्न भी कर रहा है कि ये होगा, और ईरान के लिए ये करना क्यों जरूरी था? क्योंकि अमेरिका को ऐसा डंट डालना है, और पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो इकोनॉमिक सारी उनकी हिल गया है, और अभी मजीद इकोनॉमिक एम्पायर ईरान ने हिलाना है। तो ईरान के लिए वो अटैक्स करने इसलिए जरूरी थे। अच्छा, तो देखिए, जो ज़ायनिस्ट है, जो नेतन्याहू है, जो इजराइल, उनका मकसद तो किसी के हक में नहीं है ना। वो ना वेस्ट के तादी है ना ईस्ट के तादी है। तो वो वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं ईस्ट को और ओआईसी को तबाह करने के लिए। और फिर बाद में अच्छा, जब ओआईसी तबाह हो रहा थ्रू वेस्ट, तो वेस्ट भी तो कमजोर पड़ रहा होगा। सो ये काइंड ऑफ उनकी स्ट्रेटजी है। अब कुर्दों का मामला ले लें। कुर्दों के आने का क्या मतलब है? अगर कुर्द ये हमला कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये सबसे बड़ा इकदाम है अगेंस्ट टर्की। चूंकि नेतन्याहू कह चुका है ना, सुन्नी एक्सेस के खिलाफ अब अगली हमारी जंग होगी। तो सुन्नी एक्सेस का लीडर कौन है? टर्की। टर्की को वो इसी जंग में निपटा देना चाहते हैं। कुर्दों का सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो मसला है, वो तुर्की को है। एसडीएफ, पीकेके, तुर्की बड़ी मुश्किल से इनको संभालने में कामयाब हो रहा था। पीकेके का आपने सुना कि वो हथियार डाल रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। एसडीएफ मुआहदा कर रही है, उनको दोबारा से कहा जा रहा है, पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, खड़े हो जाओ। इराक के कुर्द, ईरान के कुर्द, ये सब। तो कुर्द आ गए तो टर्की समझ लेके उसमें ड्रैग हो गया, वो डिस्टेबलाइज हुआ, वो डैमेज हुआ, वो इसमें मुतासर हुआ। तो जहां भी यानी कुर्दों वाला मामला होगा तो समझे उसमें शाम भी आ गया, उसमें इराक भी आ गया, उसमें ईरान भी आ गया, उसमें तुर्की भी आ गया। ठीक है, तो गल्फ ड्रैग हो गए जंग के अंदर। इराक, शाम, अच्छा शाम अब देखना दोबारा से संभल रहा, दोबारा से कोशिश हो रही है, स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। और तुर्की कोशिश कर रहा है कि लीबिया को एक किया जाए, और तुर्की और सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहे हैं कि सूडान को एक किया जाए, और इसी तरह सोमालिया और सोमालीलैंड को एक किया जाए, और यमन के मामले में भी सोच विचार हो रही है। तो ये जितने डिस्टेबलाइज कंट्रीज थे उनको स्टेबलाइज करने की ये मालिक कोशिश कर रहे थे, समझ। अच्छा, गल्फ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? गल्फ की मिस्टेक ये है कि वो ना तो अपनी मिलिट्रीज तैयार कर सके, ना वो इन इजरायली अज़ाम को समझ सके। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और अमेरिका को अड्डे देना और फिर सत्तू पीकर सो जाना कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है। अब ये सारे अड्डे किसके लिए देकर बैठे हुए थे? गल्फ को किससे खतरा था? अमेरिका कहता था तुम्हें ईरान से खतरा। तो वो इन बेसिस का यहां पर होना ही ईरान के खिलाफ ही था। तो ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और हिस्टोरिकल मिस्टेक है। और फिर गजा पर जो खामोशी इख्तियार की गई, तो आज आप देख लें, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, हर एक को एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, अब कुर्द आ गए तो समझे टर्की भी निमट गया दरमियान में। तो अब ईरान ने क्या कहा है भाई, अब सारा मामला ये तो हो गया ना कि उनके प्लान्स है, तो ये तो कामयाब होंगे तो फिर अप्लाई होंगे ना। उन्होंने शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी तक तो ये जंग उन पर बैकफायर होती नजर आ रही है। तो ईरान के पास फिर क्या है? अब देखें, सारी बात इस पर डिपेंड करेगी कि अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो ये फिर इनके प्लान्स को पुश बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा होना ही तब है जब ईरान डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि ईरान के मिसाइल तो बरस रहे हैं इसराइल पर, तो इसराइल खुद आने वाले 10 दिनों में 20 दिनों में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में खड़ा होगा। तो ग्रेटर इसराइल तो फिर गया ना भाड़ में, ग्रेटर इसराइल तो गया। अगर ये 20 दिन ये बमबारी इसराइल के ऊपर जारी रही तो सारा डिपेंड करेगा कि ईरान, क्योंकि तुर्की आकर इसराइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता, उसने अपने आप को संभालना है और इस वक्त कोशिश करनी है कि जंग को रुकवाया जाए। और ईरान के ऊपर सारा डिपेंड। ईरान ने अभी क्या बात की है? उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाएंगे अगर इन्होंने कुर्दों को दाखिल किया। ये ईरान का इस वक्त मैसेज दिया, ठीक है। क्या न्यूक्लियर डेमोना जो इनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको हिट करेंगे, और अगर डेमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट होती है तो दैट मींस कि वहां से जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो निकलेंगी, ठीक है। न्यूक्लियर रेडिएशन वहां से निकलने का काफी खतरा है, और कितना है कि इजराइल है ये आपको पता है। तो आज तक डेमोना के ऊपर ये हमला नहीं हो सका। और जो हसन नसरुल्लाह हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक दफा बताया था कि हमने कुछ खुफिया मिसाइल ऐसे डिप्लॉय कर रखे हैं जिसका किसी को नहीं पता, और उनके टारगेट सेट हैं, और उनके टारगेट्स हैं इजरायली न्यूक्लियर साइट्स। एक दिन वक्त आएगा तो फिर हम
ये मिसाइल वहां पर लॉन्च हो जाएंगे, इनके टारगेट सेट हैं और ये बस पड़े हुए हैं कहीं। तो फिर अगर ये ईरान को ये डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाते हैं, ईरान को लगता है कि अब हम फॉल करने जा रहे हैं, तो फिर वो हिट करने जा रहे हैं इनकी न्यूक्लियर साइट्स को। तो देखें, ये जो क्रेजी रिलीजियस आइडियोलॉजीज होती हैं जिसमें दूसरों पर रिलीजन के तलवार के नीचे दूसरे पर कब्जा करना होता है, ये बहुत बुरे तरीके से फिर बैकफायर भी होती हैं। और ये ऐसी बैकफायर होती हैं कि जो हमला करने वाले होते हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जंग जितनी ज्यादा ग्रेटर इसराइल के लिए उन्होंने छेड़ी है, उतनी ज्यादा ये बैकफायर हो सकती है मिनी इसराइल के लिए, कि पता चले कि ये खुद इसराइली कोलैप्स हो गया अपने आप में। ठीक है, तो ये इसका नतीजा आ सकता है, वो तब आएगा जब ईरान सर्वाइव करेगा। अभी इसराइली मीडिया कह रहा है 24 घंटों में ईरान जब फॉल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, इनकी रिटेलिएशन पावर खत्म हो जाएगी। तो 24 घंटे, अभी तो उसमें 5, 7, 8 घंटे गुजर भी गए, तो कल तक हमें पता चल जाएगा कि इनकी खबर जो कितनी सच्ची है। लग तो नहीं रहा, ऐसा है कि अभी ईरान बता रहा है कि हम तो कई 10 गुना ज्यादा बना रहे हैं जितने हम चला रहे हैं। ठीक है, ईरान बिल्कुल जो है ना वो तैयार है, हमले कर रहा है, और उनके पास काफी ज्यादा स्टॉक पीछे पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और अभी वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं थर्ड सिस्टम के खत्म होने का, पेट्रियाट सिस्टम खत्म होने का। फिर उनके कोई और नए टारगेट्स भी हैं जिनको वो हिट करेंगे। जो अमेरिकी कोर है ना इकोनॉमी की, और उनकी लीड यहां पर जो बैठकर बिजनेस कर रही है, और जो सीआई और वो मोसाद के फ्रंटमैन बिजनेसमैन यहां पर बैठे हुए हैं, उनको जब वो ईरान उनकी इंटरेस्ट को हिट करने जा रहा है, जब ये थर्ड और पेट्रियाट जब खत्म होगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ऐड कर लें, फ्रांस। ट्रंप ने कॉल किया मैक्रोन को, हालांकि मैक्रोन और ट्रंप का कितना फटा चल रहा है, लेकिन यहां पर ये एक है, ट्रंप ने कॉल की है मैक्रोन को। वैसे एक बात मुझे याद आ गई हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि अब वो इस जंग को सलीबी जंग करार दे रहे हैं। ये खुलेआम वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सलीबी जंग, क्रूसेड वॉर। फ्रांसीसी जनरल 1917 में जब ये फ्रांस की फौज और यहां पर आ गई थी यरूशलेम में, और यानी ये लिवांत का एरिया, शाम और ये सारा इनके कंट्रोल में आ गया था, मिडिल ईस्ट का ये सारा। तो एक फ्रांसीसी जनरल जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी की कबर पे जाता है और वहां पर कहता है कि उठो सलाहुद्दीन, हम आ गए। तो ये क्रूसेड वाला जो मामला ना, ये वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो क्रूसेड आप जानते हैं कि जो जंग हुई थी, जंगों के जो अदवार हैं इधर, जो वहां से क्रूसेडर्स आए थे, और जो आपको सारी हिस्ट्री का पता है, 11वीं सदी और ये सारा। तो और फिर ये जो पैटी हेड्स है, इसके जो टैटू बने हुए हैं वो भी सारे क्रूसेड से रिलेटेड है। अच्छा, तो अब फ्रांस को कॉल कर रहा है ट्रंप मैक्रोन को, और ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द फ्रांस से ये रिक्वेस्ट हमें आएगी कि फ्रांस इस जंग को ज्वाइन कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वो वहां पर बात हो गई। और ऑन ग्राउंड क्या शुरू हो गया, फ्रांस ने इसी कुर्द एरिया में अपनी जो री इन्फोर्समेंट है वो शुरू कर दी है, अपने इक्विपमेंट्स डिप्लॉय कर दिए हैं, फोर्सेस को वहां पर मोबिलाइज कर दिया है। अब वो क्यों जरूरी है, फ्रांस की फौज ईरान में दाखिल नहीं होने जा रही, क्योंकि कुर्दों ने जो हमला लॉन्च करना है तो उनको पीछे से सप्लाई भी तो चाहिए, हथियार भी तो चाहिए, इंटेलिजेंस भी तो चाहिए, साइबर मदद भी तो चाहिए, एयर पावर भी तो चाहिए। तो वहां पर जो बैठे होंगे तो मदद देंगे ना। एसडीएफ अगर लड़ रही थी तो वहां पर अमेरिकी बेसेस थी, तो एसडीएफ लड़ रही थी ना। तो ये वहां पर इनकी प्रेजेंस होती है जहां पर ये जंग लॉन्च करनी होती है। तो अब फ्रांस भी वहां पर आ गया और अमेरिका ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो ये इस अंदाज के अंदर, तो अब ये बड़ा मुश्किल तरीन टाइम। अच्छा, आज़रबाईजान की फौज खड़ी है इस वक्त ईरान के बॉर्डर के ऊपर। ये खबर जो इस वक्त आ रही है कि आज़रबाईजान की फौज आ गई है ईरान के बॉर्डर के ऊपर। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि यहां पर जो एथनिसिटी है उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो ईरान आज़रबाईजान बॉर्डर के ऊपर है, कि उनको सेपरेटिस्ट और अटैक जो वो शुरू करवाए जाए। और आज़रबाईजान के अंदर इजरायली प्रेजेंस है और अमेरिकी प्रेजेंस है, और ईरान जब वो आज़रबाईजान में इजरायली सफारतखानों को और बाकी इंटरेस्ट को हिट कर सकता है। तो ये आज़रबाईजान भी इसमें ड्रैग हो गया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फटा आपके सामने वो चल रहा है। और इजरायली जहाज जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब फ्लाई करते रहे, और पाकिस्तान को वैसे भी ओपनली अब उनके बयान आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा ना कि टर्की अब अगला हमारा निशाना है, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल कर लिया था। ठीक है ना। और तो ये आप मुझे बताएं कि बचा ओआईसी का बचा क्या है। तो ये सब के सब तो वो ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अब जरूरत इस अमर की है कि जैसे हमारा मीडिया है वो सत्तू पीकर सोया हुआ है, वो हमें ये कहानियां सुना रहा है, वो जेम्स बॉन्ड की, कि जनाब वो जो है वो सुप्रीम लीडर को कैसे सीआईए और मोसाद ने सालों तक ट्रैक किया, उन्होंने जनाब ट्रैफिक सिग्नल्स को ये जो है वो किया हुआ था, हैक किया हुआ था, एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। वो हमें ये कहानियां सुना रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया छापता है इसलिए है कि बताया जा सके कि उन्होंने कितना तारीखी ऑपरेशन जब किया है। और ये नहीं बता रहा हमारा मीडिया के सुप्रीम लीडर आखिरी वक्त तक, और उनको बताया जाता रहा कि भाई आप यहां से लीव कर जाए, वो नहीं लीव किए, ये बताया ना। तो बात ये है कि इस पहले तो इस साजिश को समझा जाए, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझकर साइड पर ना डाल दिया जाए। और अब जब हमले लॉन्च हो चुके हैं हर ओआईसी मुल्क पर, उसको ड्रैग किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, और उन पर डायरेक्ट बमबारी की जा रही है। तो अब अभी भी अगर इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को समझने की गलती करेगा तो फिर जंगें तो उन पर लॉन्च हो चुकी हैं। तो यह जंग डिसाइसिव है कि या तो फिर ईरान और ओआईसी मालिक ताकतवर होकर उभरेंगे, ये गल्फ भी ताकतवर होकर उभर सकते हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं, अभी तक ईरान ने सिर्फ बेसिस पर ही अटैक किया। तो अगर ये इजराइल की जो उसकी साजिश है उसका ऐसा ना बने और ईरान पर हमला लॉन्च ना करे, तो इनको तो सबसे बड़ा सबक मिल गया है कि अमेरिका पर हम इंसार नहीं कर सकते। और जो इजराइल हमें पट्टू पढ़ा रहा था कि अब्राहम अकॉर्ड कर लो, ये सब ड्रामा है। ये ज्यादा ताकतवर मुल्क बनकर उभर सकते हैं, जो सबसे बड़ा सबक सीख कर ऊपर आएंगे कि अमेरिका के ऊपर ट्रिलियंस ना लगाओ और इनके ऊपर इत्तेफाक मत करो, खुद अपनी ताकत खुद बनाओ।
तो ये सब ताकतवर होकर भी ममालिक इसमें से उभर कर सामने आ सकते हैं अगर ये सही डायरेक्शन में गए। अगर ये नेतन्याहू के हाथों में खेल गए तो फिर समझ लें कि वही होगा जो वो प्लान कर बैठे हैं और वो ग्रेटर इजराइल और ये सारा उसकी तरफ जो वो लेकर जाएंगे। ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और तेजी के साथ बहुत बड़े बड़े वाक़यात जो है वो हो रहे हैं, तो ये आपके साथ जो वो शेयर करेंगे। ईरान का बस सर्वाइवल ही अब फैसला कुन होगा, ओआईसी के लिए भी, फलस्तीनी कॉज के लिए भी और सबके लिए। आप राज करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।